नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता राजदीप सिकदर से। राजदीप सिकदर का जन्म सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में हुआ। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। राजदीप सिकदर स्कूल कॉलेज में रंगमंच किया करते थे, फिर पढ़ाई पूरी कर मुंबई का रुख किया और वहां अपने एक्टिंग के सपने को परवान चढ़ाया। राजदीप सिकदर ने फिल्म फैन में शाहरुख खान के साथ अदाकारी की। तो श्याम बेनेगल निर्देशित फिल्म मुजीब में बहुत जल्द अहम भूमिका में नजर आएंगे राजदीप सिकदर। तो क्राइम शो क्राइम पेट्रोल में राजदीप निभा रहे हैं पुलिस का किरदार और इसमें अभी तक क्राइम पेट्रोल में 500 से ज्यादा एपिसोड में नजर आए हैं राजदीप सिकदर और 450 से ज्यादा एपिसोड में पुलिस की भूमिका निभाई है राजदीप सिकदर ने क्राइम पेट्रोल में। तो धारावाहिक पवित्र रिश्ता में सुशांत सिंह राजपूत के साथ अभिनय किया है। टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य से और सीआईडी के 50 से ज्यादा एपिसोड में भी एक्टिंग की है। तो 2 शॉर्ट फिल्म द पास्ट फॉर द फ्यूचर और द गन शॉट अभी एमएक्स प्लेयर में स्ट्रीमिंग हो रही है, दिखाई दे रही है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता राजदीप सिकदर। राजदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। राजदीप जी, आपका जन्म सिलीगुड़ी में हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ, फिर आपने पढ़ाई पूरी की, आपने उसके बाद फिर मुंबई आना हुआ। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कैसे आपका जो इस एक्टिंग की फील्ड में आने का रुझान हुआ और क्या उम्र थी, कैसे किसी से आप इंस्पायर्ड हुए थे, और कैसे कैसे आपको कब लगा कि मुझे इस एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहिए, मुझे भी एक्टर बनना चाहिए? जी, स्कूल कॉलेज से ही इंटरेस्ट तो मुझे था ही, बट बेसिकली मैं एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी मम्मी, मेरी बुआ, मेरी मौसी जी सब सिंगर्स हैं, क्लासिकल ट्रेंड सिंगर्स हैं। बंगाली में हम कहते हैं टैगोर संगीत। तो सब टैगोर संगीत करते थे, तो मैं वहीं देख के बड़ा हुआ हूँ। लिटरली हारमोनियम और तबले के बीच बड़ा हुआ हूँ मैं, मम्मी को रियाज करते हुए देख के। तो तभी से मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रति, कल्चर के प्रति, अपने ट्रेडिशन, म्यूजिक, फिल्म, रिसाइटेशन, धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट उसी तरफ जा रहा था। तो उसके बाद जब मैं करीब 10th 12th में आके एक आध 6 महीने में एक बार, साल में एक बार टैगोर के नाटक किया करता था, तो तभी से मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ। और धीरे धीरे जब मैं बड़ा होने लगा तो मुझे लगा ये यही चीज है जो मैं आगे जाके करना चाहता हूँ। तो उसके बाद एज यूजुअल मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो उन्होंने कहा देखो जो भी करना है पहले ग्रेजुएशन खत्म करना है, पहले स्टडीज पूरी करनी है। तो मैंने सिलीगुड़ी से ही स्कूल कॉलेज सब खत्म करने के बाद मैं चला गया बैंगलोर, बिकॉज मेरे कई सारे दोस्त और कजिन्स बैंगलोर में रहा करते थे। तो मैं उधर गया, बैंगलोर में मेरी और पढ़ाई हुई और पढ़ाई के साथ साथ मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी। अच्छा। मॉडलिंग करी मैंने करीब 2 से 3 साल बैंगलोर में। तब तो इतना ज्यादा डिजिटल मीडिया था नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 15 साल 16 साल। किस तरह की मॉडलिंग थी? रैम मॉडलिंग थी, प्रिंट मॉडलिंग थी? जी, मैं रैम्प करता था, मैं रैम्प मॉडलिंग करता था, मैं प्रिंट मॉडल भी करता था। मैं ग्लैडरेक्स 2008 में साउथ से लास्ट 10 में भी था। क्या बात है। तो उसके बाद मुझे ये पार्ट टाइम जॉब में मैं करने लगा उधर। तो फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया कि बैंगलोर में अगर मैं करता रहूं तो वो थोड़ा बहुत पार्ट टाइम, थोड़ा बहुत हॉबी, थोड़ा बहुत पैशन, वहां तक की बात खत्म हो जाएगी। उससे ज्यादा शायद मेरे लिए कुछ करना पॉसिबल इसीलिए नहीं होगा क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर वहां ज्यादातर साउथ, और मेरे जो लैंग्वेजेस है वो हिंदी है, बंगाली है, इंग्लिश है। तो साउथ के लैंग्वेज की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। और उसके बाद मुझे लगा मुझे जब करना ही हिंदी में काम है और मुझे फुल टाइम एक्टर ही बनना है तो पार्ट टाइम मॉडलिंग क्यों। तो मैं अच्छा भला काम कर रहा था, तो मैंने वो काम छोड़ा, मैंने नौकरी रिजाइन करी और उसके बाद मैं मुंबई आया। मुंबई आने के बाद मैंने एक्टिंग स्कूल में अपने आप को एनरोल किया। 6 मंथ्स 8 मंथ्स फुल टाइम एक्टिंग स्कूल से मैं पास आउट होने के बाद मैंने मुंबई में थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया। मैं नाटक करने लगा और नाटक करते करते उसके बाद धीरे धीरे मैं लोगों को अप्रोच करने लगा। मुझे पता नहीं था कि प्रोडक्शन हाउस किसे कहते हैं। उसके पहले मैं जानना चाहूंगा, जब आप मुंबई गए थे, जब आपने एक्टिंग स्कूल आपने ज्वाइन करने की सोची, तो आपने पहले ये से प्लान करके रखा था कि पहले एक्टिंग स्कूल में जाऊंगा, उसके बाद फिर ऑडिशन देना शुरू करूंगा? जी जी बिल्कुल। जब मैं बैंगलोर में था तभी मैंने होमवर्क कर लिया था। मैं थोड़ा बहुत वहां से ही फोन पे बात करके मैंने पता कर लिया था कि मुझे क्या करना है। मुझे एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करना है। एक्टिंग स्कूल अगर ज्वाइन करना चाहता हूँ तो कौन सा एक्टिंग स्कूल मेरे बजट में होगा, बिकॉज दीज आर ऑल वेरी एक्सपेंसिव लाइन।
बिल्कुल। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख से नीचे कोई कोर्स फीस नहीं हाँ, होते। मैंने तो कुछ which स्कूल के might बारे में not सुना है, be वो 10-10 लाख रुपए भी लेते हैं कुछ महीने के। एब्सोल्युटली 3-3, 5-5 लाख उन दिनों, आज से 15 साल पहले जी, जी, की जी। बात बता रहा हूँ मैं। 80,000 लाख रुपए से नीचे कोई स्कूल, अच्छे जो बिल्कुल। रेप्यूटेड स्कूल्स थे, हाँ। तो वो भी मुझे पता करना था। फिर मैंने पता किया अगर मैं फुल टाइम करूँ तो मैं रहूंगा क्या, कहाँ, वहाँ हाँ। मेरे हॉस्टल फैसिलिटीज होंगे कि नहीं, ये सब जो प्रिलिमिनरी टॉक्स होते हैं वो हाँ। मैंने बैंगलोर से पूरी कर ली थी। ओके। उसके बाद थोड़ा बहुत रेकी करके मैं मुंबई आ गया और मैंने बातचीत करी, तो मैं वहाँ फुल टाइम एक्टिंग स्कूल में एनरोल कर लिया फॉर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स, सुबह 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक। जी। उसके बाद फिर जब आपने एक्टिंग स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की, एक्टिंग जो स्किल थोड़ी सी आपने और डेवलप की अपने अंदर, उसके बाद जब आप ऑडिशन देने आप जब गए आप, उस समय कैसा आपको महसूस हुआ कि जो आप सोच रहे थे कि मैं अभी आया हूँ बैंगलोर से, मैंने मॉडलिंग भी की है और अब मैंने एक्टिंग भी सीख ली है, और क्योंकि मैंने बहुत महीने तक एक्टिंग स्कूल में काम किया है, उनके साथ रंगमंच भी किया मैंने, तो क्या सोच रहे थे जब आप ऑडिशन देने जाएंगे तो पहले ऑडिशन में आपका हो जाएगा, या आप इसके लिए भी प्रिपेयर थे कि मुझे बहुत सारी जगह ऑडिशन देना पड़ेगा और हो सकता है कुछ समय भी लगे, लेकिन वो आएगा दिन जिस दिन का मैं इंतजार कर रहा हूँ? देखिए सच बताऊं, जब एक्टिंग स्कूल से आप निकलते हो या कोई भी एक्टर निकलता है तो उसको ये लगता है कि बस मेरे लिए काम रेडी है, मैं एक्टिंग स्कूल से निकलूंगा और मुंबई इंडस्ट्री मेरे लिए ही बैठी है, बस मैं कल जाऊंगा और परसों सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस गलतफहमी में मैं भी जी रहा था। तो उसके बाद जब मैं, आपने जैसे कहा ऑडिशन देते वक्त तुमने क्या किया, आपने क्या क्या सीखा, जब ऑडिशन देने गया एक्टिंग स्कूल में क्या होता है, 30 या 35 दोस्तों के साथ आप 6 महीना 8 महीने काम करते हो, वो आपकी फैमिली बन जाती है। उन्हीं के सामने आप रोते हो, डांट भी खाते हो, अप्रिसिएशन भी सुनते हो, अवार्ड रिवॉर्ड सब मिलता है। जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में चले जाते हो, जब आपको 500 लोगों के सामने, 300 लोगों के सामने, अनजान लोगों के सामने ऑडिशन देना बनता है, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। इट्स लाइक आप नेट प्रैक्टिस करते हो और सीधा आपको मैच में फेंका जाता है। तो उसके बाद मैं ऑडिशन देते वक्त मुझे ये पता चला कि क्राउड फियर जो होता है, स्टेज फियर जो होता है, उसको ओवरकम करना कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक बंद दरवाजे में, एक एक्टिंग लैब में एक्टिंग करना और 200 लोगों के सामने स्टेज पे चढ़ के ऑडिशन देना, हेल एंड हेवन डिफरेंस होता है। वो ऑडिशन देते वक्त आपको पता चलता है, वो सिर्फ शुरुआत है। हाँ, और मुझे लगता है रिजेक्शन जो फियर होगा वो भी उस वक्त आपने सीखा होगा, क्योंकि बहुत बार आपने ऑडिशन दिए होंगे, उस वक्त नॉट फिट, तो इस तरह की चीजें मुझे लगता है आपने सुनी होगी, तो एक नई चीजें सुनी होगी आपने कि ये क्या हो रहा है। एब्सोल्युटली पहले तो मुझे ये फिट नॉट फिट का कॉन्सेप्ट ही पता नहीं था। मुझे समझ में नहीं आता था कि फिट नॉट फिट क्यों बोलते हैं। मतलब पहले तो एज कैटेगरी कोई कह देते थे कि भाई 25-30 के सिलेक्शन हो रहा है, वहां तुम्हारा होगा, वहां 40 अबव हो रहा है, वहां मत जाओ। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन 25-30 के एज ग्रुप में या 28-30 के एज ग्रुप में जाने के बावजूद भी वो लोग 100 लोगों में से 10 को चुनते और 90 को बोल देते सर यू डोंट फिट। तो ये फिट नॉट फिट का मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। हमको लगता था हमें एक्टिंग आती है, आप मुझे स्क्रिप्ट दो के मैं करके सुना दूंगा और फिर सिलेक्शन रिजेक्शन। लेकिन बाद में देखा जाता था कि 10 ऑडिशन में जब जाते थे तो दरवाजे से ही वो लोग कहते थे कि सर यू डोंट फिट, एंड दे वुड नॉट गिव यू एनी आंसर कि हम जवाबदेही नहीं करेंगे, आप नहीं फिट होते, सॉरी सर, कल परसों आइए। तो शुरुआत में तो मोर देन 50% ऑफ द ऑडिशंस हमें पता ही नहीं होता था फिट या नॉट फिट, क्योंकि उन दिनों व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब नहीं होता था। उतना ज्यादा सेलफोन का प्रचलन भी नहीं था। आज से 14-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आपके लैंडलाइन से या फोन से मैसेज आता था, आप चले जाते थे। और उसके बाद वहां जाके पता चलता था कि रिक्वायरमेंट ये है, हमें तो पता ही नहीं है, हम आ गए। मैं 2008 में मुंबई आया था और ये मैं बात कर रहा हूँ 2022, तो समझ सकते हो कितनी पुरानी बात है। तकरीबन 15 साल से आसपास हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर जब ये नॉट फिट है या रिजेक्शन है, उसके बाद फिर जो पहला ब्रेक था आपका, जिसकी आप तलाश में थे, कि आप जो सोच के रखे थे कि मुंबई जाऊंगा तो मुझे ये काम मिलेगा, वो काम मिलेगा, तो जो पहला ब्रेक था आपको, वो कैसे मिला आपको? सच बात बताऊं, मुझे पहले 2 से 3 साल मुझे कुछ नहीं मिला। अच्छा। कोई काम नहीं मिला मुझे। मैंने लोकल चैनल के लिए भी ट्राई किया, मुझे वहां भी नहीं मिला। तो मैं देता रहा, ऑडिशन देता रहा, वर्कशॉप करता रहा। उसके बाद मुझे 2 सीन, 3 सीन, 4 सीन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे छोटे छोटे काम मिलने लगे, कैमियोज मिलने लगे। मैंने इसको पॉजिटिवली लिया। मैंने पॉजिटिवली लिया कि एक तो मुझे काम सीखने का मौका मिल रहा है। काम सीखने का इन द सेंस, आपको कैमरा में अच्छे भले एक्टर के साथ शूटिंग करने का मौका मिल रहा है, वो आपके नेशनल चैनल पर टेलीकास्ट हो रहा है। और उसके लिए आपको पैसे भी मिल रहे हैं। मतलब आपके लिए यह पेड वर्कशॉप है। तो मैंने उसको नेगेटिवली नहीं लिया कि मैं छोटा काम क्यों करूंगा, मैं 4 लाइन का काम क्यों करूंगा। मैं ये समझ चुका था, अगर आपके पीछे कोई बैकअप नहीं हो, अगर आपके पीछे कोई बड़ा नाम जुड़ा ना हो, आपके अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो,
पैसों की बहुत बड़ी ताकत ना हो, तो आपका करियर बनाने मुंबई में कोई नहीं बैठा है। बिल्कुल ये आप जितनी जल्द समझ जाओ उतना ही बेहतर है। जी। तो मैंने इसको पॉजिटिवली लिया और 2 लाइन 3 लाइन 1 सीन 2 सीन जो मिला, मैं करते धीरे धीरे वही लोग जो मुझे 2 सीन 3 सीन के लिए बुलाते थे वो ट्रस्ट करने लगे और मुझे बड़े और बेहतर सीन के लिए बुलाने लगे। जो मुझे 2 दिन का काम देते थे उसके बाद मुझे 1 हफ्ते का काम देने लगे, फिर महीना भर का काम देने जी। लगे। तो मुझे कुछ भी एक दिन में नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिलता, ये मेरे लिए बिल्कुल। कुछ नहीं है, बट वो मुझे अच्छा, एक पहला वो रोल क्या था एक आपका दिन छोटा में सा जो जिससे आपने शुरुआत की, तो वो हम जरूर जानना चाहेंगे। मुझे सबसे पहला काम सीआईडी में मिला था। अच्छा, क्या बने थे उसमें सबसे आप? पहला काम, हाँ, सीआईडी जो बहुत ही पॉपुलर शो तब भी बिल्कुल। हुआ करता था, और आज से 2 साल 3 साल पहले सीआईडी बंद हुआ, 21 साल वो शो चला, जी। और वो शो आज भी जाना जाता है नए कलाकारों को, नए एक्टर्स को ब्रेक देने के लिए। बिल्कुल। वो जो 5 मेन एक्टर्स हैं उनको छोड़कर जितने कैरेक्टर आर्टिस्ट, जितने पात्र हम निभाते हैं, सब वो लोग कोशिश करते हैं कि जो नए बच्चे आते हैं उनको चांस दें। बिल्कुल। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा हम सब एक्टर्स अप्रिशिएट करते हैं। मुंबई में मुश्किल से कोई एक्टर होगा जिसने कभी सीआईडी नहीं किया हो, तो मेरा भी मुंबई में पहला काम सीआईडी का था। बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने जिक्र किया कि जो शुरुआत आपकी छोटी से, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे आपको बड़े काम मिलते गए, और जो सबसे बड़ा फेमस काम रहा है, मैं शायद हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्राइम पेट्रोल से जो आपको पहचान मिली है वो पहचान एक डिफरेंट किस्म की पहचान है, जिस पहचान के लिए एक्टर मुंबई आता है, एक जो सपने रहते हैं उसके अंदर कि एक मेरी भी पहचान हो। और क्राइम पेट्रोल से, क्योंकि आपने 400 से ज़्यादा एपिसोड में इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई है, तस्वीरों में हम आपको दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, तो ये पहचान आपको क्राइम पेट्रोल से मिली। तो क्राइम पेट्रोल में जुड़ना कैसे हुआ? पहला एपिसोड कौन सा था? क्या शुरू से आप इंस्पेक्टर बनते रहे, या पहले शुरू में कुछ और आप डिफरेंट रोल क्या करते थे? नहीं, क्राइम पेट्रोल में मैंने कम से कम 25 से 30 एपिसोड डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किया जी। मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स, फैमिली मेंबर्स हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, डिफरेंट कैरेक्टर्स मैंने कम से कम 20 से 25 प्ले किया। उसके बाद उनको लगा कि शायद मैं कॉप या इंस्पेक्टर के लिए बेहतर फिट होगा, क्योंकि क्राइम पेट्रोल एक कॉप्स बेस्ड शो है, इन्वेस्टिगेशन बेस्ड शो है। तो उन्होंने कहा आपकी पर्सनालिटी, आपकी कदकाठी जो है, आई थिंक आप कॉप के लिए ट्राई कर सकते हो, इंस्पेक्टर के लिए ट्राई करते हैं। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुख्य कलाकार जो होते हैं क्राइम पेट्रोल के वो बिल्कुल इंस्पेक्टर्स ही होते हैं। तो इसके लिए मैं भी बहुत इंटरेस्टेड था, तो मैंने तुरंत हाँ कर दिया। मैंने उनके लिए अलग से ऑडिशन दिया और उनको मुझे ऑडिशन पसंद आया, स्पेशली कॉप्स का। और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ 4 या 5 सीन का, एक दूसरे थाने का, तीसरे इंस्पेक्टर का, ऐसे काम उन्होंने दिया था। बोला पहले ही तो आपको हम मेन कैरेक्टर नहीं देंगे, अब 2-4 एपिसोड करके दिखाइए, अगर चैनल को पसंद हो, दर्शकों को पसंद आए तो हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद वो लोग क्राइम पेट्रोल के जो है और सोनी चैनल वाले जो है, तो उनको मेरा काम पसंद आया, तो धीरे धीरे वो मुझे और ज्यादा लेंथ के इंस्पेक्टर के कैरेक्टर देते रहे, और विद इन 6 to 8 months में मेन इंस्पेक्टर के कैरेक्टर में जो जोड़े होते हैं, पीआई एंड पीएसआई कहते हैं, मेन इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर, 3 स्टार एंड 2 स्टार, तो उन्होंने मुझे मेन 2 स्टार के लिए कंफर्म किया। उसके बाद से तो आज तक मैंने 400-500 से ज्यादा एपिसोड कर लिया होगा। लेकिन हाँ, आपने जो कहा, आपसे मैं सहमत हूँ, मैंने तब तक काम कर लिया था, लेकिन पहचान मुझे मिली क्राइम पेट्रोल से, ये तो मैं नो डाउट मैं स्वीकार करता हूं। अच्छा, फिर जब आप ये कंटिन्यू करते गए, फिर आप इंस्पेक्टर की भूमिका में लगातार आप एपिसोड्स करते रहे, फिर जब आप बीच में पब्लिक के बीच में जाते होंगे तो कुछ एक रिएक्शन जरूर डेफिनेटली मिलता होगा, चाहे आप लोकल ट्रेन में हो या आप मुंबई के मेट्रो में हो, या आप टैक्सी में बैठे हो आप, या आप कहीं मॉल में जा रहे हो, तो कुछ मुझे लगता है एक ऐसा इंटरेस्टिंग कमेंट्स या रिस्पॉन्स जरूर मिला होगा जिसको सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। तो मैं चाहूंगा अगर कोई ऐसे यादगार कोई पल हो तो आप जरूर शेयर कीजिए। जी, कई बार हुआ है, क्योंकि अब तो लोग पहचानने लगे हैं, लेकिन जब शुरुआत में काम करना शुरू किया था एज एन इंस्पेक्टर, लोग पहचानते नहीं थे। हाँ। तो उनको जब अचानक ऐसे ही हम पूरी गाड़ी लेके घुस जाते थे, क्योंकि क्राइम पेट्रोल शो ही ऐसा है जहां हमें लाशें दिखाना या कहीं रेड मारना होता है, किसी टूटे फूटे कंपनी फैक्ट्री के अंदर शूट करना होता है, वहां कई बार लोग बैठे रहते हैं, ऐसी पत्ते खेलते हैं, बात करते हैं। तो जब शुरुआत में हम शूट करते थे, और कई ऐसे सीन्स होते जहां मैं अकेला हुआ करता था, मेरे सीनियर इंस्पेक्टर नहीं हुआ करते थे, वहां जाते थे तो कई बार ऐसा हुआ, दीवार भाग के चले गए, पुलिस करते उन्होंने देखा ही नहीं मुड़ के, कैमरा है, यूनिट है, बाद में वही लोग घूम के वापस है, अरे सर हमको तो लगा रेड वेड मारे होंगे, हम भाग गए यहाँ से। मैंने कहा नहीं, आप शांति से शूटिंग देख सकते हो, हम क्राइम पेट्रोल से आए हैं शूटिंग करने। तो वो शुरुआत के टाइम में होता था। अब तो
ट्रैफिक पुलिस भी पहचानने लगे हैं, एयरपोर्ट में भी पहचानने लगे हैं, और जो नॉर्मल खाकी पुलिस है वो भी पहचानने लगे। अभी ये नहीं होता। अच्छा, कभी जब भी रियल पुलिस से आपकी मुलाकात होती है कुछ टिप्स देते होंगे आपको जरूर वो? नहीं नहीं, बिल्कुल, वो पहली लाइन ये कहते हैं कि जो हम वास्तव में करते हैं वो पर्दे पे आप करते हो। जी। मैंने कहा बिल्कुल सर, असली हीरो तो आप ही हो, हम तो आपके परछाई हैं, और बस क्राइम पेट्रोल के शो के जरिए आपका जो अच्छा काम है वो हम दिखाते रहते हैं। हाँ। लेकिन यू आर द रियल हीरोज, वी आर द जस्ट एक्टर्स हु प्ले योर कैरेक्टर्स। अच्छा, तो वो कभी लोग भी आप बड़े खुश होते जी, हैं। कभी आपने ये सीन करते हुए कभी किसी के साथ प्रैंक किया आपने कि असली इंस्पेक्टर बन के? कभी नहीं नहीं, प्रैंक? मैंने तो नहीं किया। नहीं, मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था ये लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे। तो पहले से जो डरावना माहौल हो जाता था, उसके बाद मैंने और प्रैंक नहीं किया, क्योंकि सच में ही पुलिस देख के आम जनता डर जाती है, वो भाग जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, फिल्मों की बात करते हैं। फिल्म फैन में आपने शाहरुख खान के साथ काम किया आपने, तो कैसा एक्सपीरियंस था शाहरुख खान के साथ इस फिल्म में काम करने का? जी, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो हूँ ही शाहरुख खान के बहुत बड़े भक्त। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ शाहरुख खान के, और वो सब दिमाग में रख के ही मैं शाहरुख खान के साथ काम करने गया था। क्योंकि जब मूवी का सिलेक्शन हुआ तो मुझे कहा सर आपके 1 से 2 ही सीन है, लेकिन एडवांटेज ये है कि आपके सीन्स जो है वो शाहरुख खान सर के साथ है। हाँ। तो मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू, मैंने तो इमीडिएटली हाँ कर दिया। मैंने कहा सर 1 सीन 2 सीन हो, आधे सीन हो, मैं तो शाहरुख खान सर के साथ काम करना कभी मिस नहीं करना चाहता। तो मैंने तुरंत हाँ कर दिया, और वो फिल्म में जब मैंने काम किया तो मुझे पता चला कि एक आदमी इतना बड़ा स्टार या एक एक्टर इतना बड़ा एक्टर ऐसे ही नहीं बन जाते। जब आप काम करते हो, जब उनके क्वालिटीज आपको देखने को मिलते हैं ऑन सेट, तब आपको पता चलता है कि शाहरुख खान जैसे इतने बड़े एक्टर वो शाहरुख खान कैसे बन गए। जी। छोटी छोटी क्वालिटीज में बताऊंगा, वो इतने हार्ड वर्किंग है, वो इतने मेहनती है। फैन जब मैंने 4 साल 5 साल पहले शूट किया था, तब शाहरुख खान बन चुके थे, उनको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना था। लेकिन फिर भी 2 दिन या 3 दिन का मेरा काम था। हर एक दिन, हर एक फ्रेम, हर एक शॉट में वो रिहर्सल करते रहे, वो टेक पे टेक देते गए, ऐसे करते वैसे करते, इसको और बेहतर करते हैं। उनको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि ये उनका पहला फिल्म है या पहली मूवी है। इतना ज्यादा वो कैरेक्टर के प्रति मेहनत करते हैं, और सबके साथ हमारे साथ भी इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, तो पता चलता है कि वो शाहरुख खान क्यों है। इज एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट एक्टर टुवर्ड्स हिज वर्क, वो पता चलता है। अच्छा, आप उनके साथ शूट कर रहे थे ट्रेन में, तो कुछ ऐसा हो रहा था कि आप कैमरे में आ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने आपको सपोर्ट किया, उन्होंने आपको कहा कि कुछ ऐसे जिक्र किया कि अगर आप कैमरे में नहीं आ पा रहे हैं तो आप इस चीज को मैनेज कीजिए आप, तो वो क्या इंसिडेंट था, जरा विस्तार से बताएं आप। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली वो फैन फिल्म का जो सीन था के अंदर, वो एक रेलवे बॉगी के अंदर, बिकॉज बिना टिकट के चढ़ गया। मुझे वॉकी टॉकी में खबर मिलती है कि ऐसा ऐसा है, वो टिकट दिखाने से मना कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि आप लोग जो चाहे कर दो, मैं तो मुंबई में जाऊंगा ही। हाँ। और असली शाहरुख खान से मिलूंगा, क्योंकि शाहरुख खान हैड अ डबल रोल। तो ये सीन है, तो मैं अंदर आता हूँ और मैं एक टिकट कलेक्टर को, टीसी को लेके आता हूँ, और ऐसी बातचीत होती है। तो ट्रेन के कंपार्टमेंट के अंदर जो है वो 2 लोग या 3 लोग एक साथ चल नहीं सकते, क्योंकि बहुत नैरो स्पेस होता है। तो जब हम 2-3 लोग एक साथ खड़े हो गए थे और मल्टीपल कैमरा से शूट हो रहा था, तो मैं जब शूट करने के बाद जब बात करते करते सामने से चल के जा रहा था, तो मैं टीटी के, शाहरुख खान के पीछे आ रहा था, क्योंकि वो इतनी कम जगह होती है दोनों सीट के बीचों बीच। तो मैं उनके कंधे से, बालों से, जैकेट से कवर हो रहा था रिहर्सल में। तो इट वाज वेरी नाइस एंड वेरी काइंड ऑफ हिम। उन्होंने वो समझा और मुझे बुलाया, और नजदीक बुला के उन्होंने कहा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, शायद आपकी पहली, दूसरी, तीसरी फिल्म होगी, मुझे नहीं पता, तो पर्दे पे अगर आप मेरे साथ ना दिखो तो ये फायदा ही क्या है, आपकी जो मेहनत है वो बेकार जाएगी। तो मुझे लगता है कि आप एक पर्टिकुलर जगह चुन लो, अगर प्रॉब्लम हो भी रही है तो आप मुझे बताओ, मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगा, आप फ्रेम में आने की कोशिश करो, अदरवाइज योर हार्ड वर्क इज गोइंग टू बी वेस्टेड इफ यू आर नॉट विजिबल ऑन स्क्रीन। ये शाहरुख खान को बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। वो इतने बड़े स्टार है, वो मेरे करियर काउंसलिंग करने नहीं बैठे हैं वो। लेकिन सबसे खास बात ये देखिए कि आप उनके पीछे हैं और वो तो आगे होंगे आपके कैमरे के सामने, उसके बावजूद भी उन्होंने उस चीज को पहचान लिया कि आप पीछे हैं और कहीं ना कहीं आप कैमरे में प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं। और देखिए कि उन्होंने जिस तरह से आपको कहा कि नहीं, आप भी ऐसा कुछ पोजीशन लीजिए जहां पर चेहरा आपका दिखाई दे कैमरे। वाकई एक बहुत बड़ी बात होती कि इतने बड़ा स्टार
जो आपके साथ कोई एक्टर काम कर रहे हैं उनका भी ख्याल रख रहा हो और उनका भी ख्याल रखता है कि वो भी कैमरे में प्रॉपर दिखाई दे, वाकई एक बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, जी, जैसे कि बिल्कुल। आपने जिक्र किया कि शाहरुख खान के साथ काम किया आपने, उस वक्त ऑलरेडी स्टार थे, वो अभी भी स्टार हैं, और ऐसी एक तमन्ना रहती है हर किसी की कि वो भी बड़े बड़े एक्टर के साथ काम करे, बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम करे। तो श्याम बेनेगल एक ऐसे डायरेक्टर है जिनके साथ हर कोई काम करना चाहता है। तो उनके निर्देशन में जो फिल्म है मुजीब, वो उन्होंने निर्देशित की और इसमें भी आपने एक अहम भूमिका निभाई है। तो जरा कुछ इसके भी आप एक्सपीरियंस साझा कीजिए, कैसा रहा श्याम बेनेगल जी के साथ काम करने का? जी, श्याम बेनेगल जी तो ऐसा नाम है जिनके बारे में सुन के, पढ़ के, जिनके फिल्म देखे हम बड़े हुए हैं। मुंबई में अगर मतलब 5-7 बड़े बड़े डायरेक्टर्स के नाम लिया जाता है आज भी, तो उनका नाम एक सुर में सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, राज कपूर, गुरुदत्त, श्याम बेनेगल, ये एक साथ में आप ये नाम ले लेते हो, तो वो इतने बड़े डायरेक्टर हैं। उनके साथ काम करने का जब मुझे मौका मिला, मुझे वहां से कॉल आया, मैंने ऑडिशन दिया और उन्होंने 1 या 2 ऑडिशन देखने के बाद उन्होंने मुझे डन किया था, बोला था आप मैं एक ईस्ट पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर का कैरेक्टर कर रहा हूँ। तो उनको और वो लोग ऑलरेडी मेरे क्राइम पेट्रोल के एपिसोड देख चुके थे। उनके जो असिस्टेंट है श्याम रावत जी, उन्होंने कई एपिसोड मेरे देखे हैं, तो तभी उन्होंने फाइनल कर लिया था कि ये जो पात्र हैं, 2 या 3 सीन मेरे रिक्वायरमेंट है उस फिल्म में। तो उन्होंने मुझे कहा था हमने पहले से आपको शॉर्टलिस्ट करके रखा था, आप आइए ऑडिशन दीजिए, आई थिंक हो जाएगा, आप आइए। तो उसके बाद मैं जाके ऑडिशन देके वो का फाइनल हुआ। खैर वो तो गई ऑफिस की बात। उसके बाद जब मैं शूटिंग करने गया, तो शूटिंग करने वक्त मुझे श्याम बेनेगल सर ने लकीली मेरे 2 या 3 सीन जो थे, वो सारे सीन उन्होंने खुद ही डायरेक्ट किया था। ऐसे कभी कभी होता है, उनके जो एसोसिएट्स होते हैं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, कभी कभी वो भी सीन शूट करते हैं। लेकिन मैं बहुत लकी था, फॉर्चुनेट था कि मेरे तीनों सीन श्याम बेनेगल सर ने डायरेक्ट किया। उनसे बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। वो बहुत इनकरेज करते हैं, नए लोगों के साथ हमेशा वो काम करते हैं। और अगर आप उनके पुराने फिल्म्स देखो, आपके सारे जो दिग्गज कलाकार है, उनकी शुरुआत के कुछ फिल्मों में से है श्याम बेनेगल सर के साथ। मैंने वही कहा कि जो भी एक्टर आता है वो एक तो ये बना के रखता है सपना कि मुझे इन एक्टर के साथ काम करना है और इन डायरेक्टर के साथ काम करना है, तो उन डायरेक्टर की टॉप लिस्ट में श्याम बेनेगल का भी नाम होता है जिनके साथ वो काम करना चाहते हैं। अच्छा, सुशांत सिंह राजपूत जो अभी अब इस दुनिया में नहीं है, आपने उनके साथ भी काम किया है पवित्र रिश्ता में, तो हम चाहेंगे कुछ यादें आप शेयर कीजिए जब आप उनके साथ पवित्र रिश्ता में आप काम कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत अनफॉर्चुनेट था जो भी हुआ, और मैंने काम कर लिया था ऑलरेडी। कुछ 8 से 10 दिन मैंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ पवित्र रिश्ता में काम किया था, और मुझे काम करके बेहद खुशी हुई थी। तब तो ये सब कुछ पता नहीं था, ना मुझे पता था कि वो पवित्र रिश्ता से निकल के अगले 4-5 सालों में इतने बड़े स्टार बनने वाले हैं, और ना ही उसके बाद ये सब कुछ होने वाला है। तो मैं तो एज एन एक्टर ही उनके साथ काम कर रहा था। ही वॉज वेरी जोवियल, अपने काम में एकदम मस्त, और कोई एटीट्यूड नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ईगो नहीं, बहुत ही हम्बलनेस के साथ उन्होंने मेरे साथ काम किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कुछ करीब 8 से 10 दिन का काम किया था। उसके बाद मुझे बहुत ही दुख हुआ जब ये सब कुछ घटा, बट मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मतलब किस तरह की ट्यूनिंग थी आप लोग की जब आप लोग सेट में काम करते थे एक साथ? है क्या, किस तरह की मस्तियाँ, किस तरह की बातचीत होती थी आप लोग की? नहीं, मेरे सारे सीन्स तो उनके साथ नहीं होते थे। मैंने कुछ मान लीजिए दिन भर में मेरे 4 सीन है, जिनमें से शायद एक ही सीन उनके साथ होगा। ऐसा ही होता है यूजुअली, सारे सीन सबके साथ नहीं होता। तो मेरे शायद 2-2 दिन बाद उनके साथ एक सीन होता था, फिर 2-2 दिन बाद उनके साथ एक सीन होता था। लेकिन जितने भी मैंने 8-10 दिन में उनके साथ जितने भी सीन्स किए हैं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने बहुत एंजॉय किया, थॉरोली एंजॉय किया, और वो आज जहाँ भी है खुश रहे, और हम सब उनको बहुत मिस करते हैं। बिल्कुल सब वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा राजदीप जी, समय बहुत कम है, लेकिन जाते जाते हम एक आपकी जो दबंग स्टाइल पुलिस में कुछ एक आध संवाद अगर आप कुछ कह दे तो मुझे लगता है कि दर्शकों को बड़ा अच्छा लगेगा। आपकी दबंग स्टाइल में, पुलिस वाले स्टाइल में। नहीं, एक्चुअली पुलिस वाले स्टाइल में क्या है ना, हमें ना ऑर्डर लेना पड़ता है, लेकिन क्योंकि मैं 2 स्टार प्ले करता हूँ, मुझे सीनियर से ऑर्डर लेना पड़ता है जी। तो सीनियर अगर एक बार बोल देना कि XYZ कहाँ मिलेगा, तो मैं कहता हूँ वो अड्डे के बारे में पता चला तो एक पेटेंट डायलॉग है, उठाकर लेकर आओ। तो ये उठाकर लेकर आओ मतलब मुझे रामबाण मिल गया, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। मेरे सीनियर ने बोल दिया उठा के लेकर आओ, तो ये हम सेट पे भी बहुत
मस्ती करते हैं कि सर उठाकर लेकर आओ, ये 4 शब्द आपने अगर बोल दिया तो उसके बाद तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। चलिए राजदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। समय कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता राजदीप सिकदर से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।